मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का कल पहला बजट पेश किया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मानक गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। न्यूज़ 24 की खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो यूनियन बजट 2024-25 पेश हो चुका है। 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया और यह बजट जो है सरकार की तरफ से कहा गया कि यह ज्ञान पर आधारित है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको फोकस में रखकर यह बजट प्लान किया गया है और आगे 2047 को ध्यान में रखकर, यानी कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करता यह बजट साबित होगा आगे दिशा दिखाने के लिए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो जोधपुर से बीजेपी के सांसद भी हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 पर। नमस्कार। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही, क्या बताएंगे पर्यटन मंत्री के तौर पर, आप कितना खुद संभालते हुए इस कैबिनेट को कितना सशक्त महसूस कर रहे हैं, या आपकी कितनी इच्छाएं मांगे इस बजट से पूरी होती हुई नजर आई? देखिए, मैं बजट पर चर्चा करूं उससे पहले मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जिस तरह से आर्थिक प्रबंधन किया और कुशल आर्थिक प्रबंधन के चलते हुए ही पूरी दुनिया के से उलट हमने, जहां दुनिया 3.2% ग्रोथ रेट पर अटकी हुई थी, हमने 8.2% की ग्रोथ एक बार फिर रजिस्टर की। 3 क्वार्टर्स तक हमारी ग्रोथ जो है वो 8% से ज़्यादा रही। पिछले साल में इन्फ्लेशन जो है पिछले 4 साल के लोएस्ट पॉइंट पर रहा, जो दुनिया में केवल एक भारत ही काबू कर पाया। ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट से भी नीचे हम इन्फ्लेशन रेट लाने में कामयाब हुए। हम सर्वाधिक निवेश जो है भारत में लाने में कामयाब हुए। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको भी हमने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। तो ये एक कंटिन्यूटी जो पिछले इतने वर्षों तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आर्थिक प्रबंधन और आर्थिक दृष्टि, एक स्थायी आर्थिक दृष्टि और एक सतत लक्ष्य जो था, एक कंटिन्यूअस इस लक्ष्य तक आगे बढ़ना कि हमें भारत को विकसित बनाना है, भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है, फ्रेजाइल 5 से निकाल करके टॉप 5 तक लाए हैं, अब टॉप 3 में लेकर के जाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। इन सब की जो है इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने वाला बजट है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही कहा कि समाज के केवल 4 हिस्से हैं जिनकी चर्चा आपने की, ज्ञान की बात की, युवा है, महिला है, किसान है, हमारा अन्नदाता और हमारी नारी शक्ति है। इन सबको जो है एक साथ एक बार भारत में इनकी ताकत को, इनकी क्षमता को बढ़ाने को समर्पित करते हुए इस बजट को जो है माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। देश के विकास को समर्पित, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित, देश के युवा, किसान, महिला, अन्नदाता, इन सबको समर्पित इस बजट के लिए मैं हृदयपूर्वक निर्मला जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अब रोजगार के मसले पर सर, आपको कहाँ विकल्प नजर आ रहे हैं? क्योंकि रोजगार के मसले पर एक बहुत बड़ी चोट इस चुनाव में भी केंद्र सरकार को लगी है। आज जयराम रमेश ने यह कहा कि चलिए कम से कम 10 सालों के बाद ये माना गया कि एक संकट है बेरोजगारी का। इस बजट के सामने आने के बाद ये सरकार ने कम से कम माना, तो वो रोड मैप कहां दिखाई देता है जो रोजगार का सृजन करे आने वाले वक्त में और जल्द करे? देखिए, माननीय मोदी जी ने सरकार में आते ही कौशल विकास का अलग से मंत्रालय बनाया था, जो रोजगार के सृजन के लिए, रोजगार को करने लायक लोग बने उसके लिए आवश्यक था, नए युवाओं को रोजगार मिल सके उसके लिए आवश्यक था। मुद्रा योजना का प्रारंभ किया था। अब उसका फर्दर एनहेंसमेंट हुआ है कि 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की उसकी लिमिट की गई है। हमने और अधिक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है स्किल डेवलपमेंट कर सकें, इसकी चर्चा हमने इस बजट के माध्यम से की है। लेकिन इसको इनिशिएट कब किया था? इसलिए यह कह देना मात्र कि सरकार रोजगार के प्रति, हमारे युवक स्वरोजगारी बने, वहां से लेकर के सरकार के रोजगार जो है वो एक स्पेशल ड्राइव चला करके हर महीने लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए, वहां तक सरकार जो है सीरियस होकर के रोजगार के विषय पर शुरू से काम कर रही है। इस पर तो सबसे ज्यादा घिरी है सरकार। आज भी अगर आपको लोग सुन रहे होंगे तो यही जानना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर की वो जो बातें होती हैं हवा हवाई से, वो तो समझ आता है, बजट में भी आ जाता है, लेकिन आम आदमी तक वो पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, वो रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता। 2 करोड़ रोजगार ये एक ऐसा मसला रहा जिसपे सबसे ज्यादा
केंद्र सरकार गिरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को 4-5 विषय बताना चाहता हूँ। पहला, एजुकेशन लोन, जो आज शिक्षा की जिस तरह से महंगी हो रही है, उसके लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी सब्सिडाइज रेट में एजुकेशन लोन मिले, वो किसके लिए आवश्यक है? मध्यम वर्ग के बच्चे जो एस्पायरिंग क्लास है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चे क्षमतावान है, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सब्सिडाइज रेट में लोन मिले, इसकी बात इसमें की गई। 20 लाख युवाओं को हम स्पेशलाइज स्किल के साथ में ट्रेन करेंगे, इसकी बात इसमें की गई। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की 3 नई स्कीम्स जो हैं, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिवाइज किया गया है, उसकी जो है बात इस बजट में की गई। मुद्रा की लिमिट जैसे मैंने कहा को बढ़ा करके 10 लाख से 20 लाख करने की बात इसमें की गई। इंटर्नशिप, जो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, आने वाले समय में सबसे बड़ा उपयोगी प्रोग्राम होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी, स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए भी, और जो है कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी को लेकर के भी। जो इंटर्नशिप 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में इंटर्नशिप दी जाएगी, उसके इंसेंटिवाइजेशन की जो बात की है। हमारा छोटा छोटा आर्टिजन जो काम करता है, उसके प्रोडक्ट को हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक कैसे लेकर के जा सकें, इसकी जो बातचीत की गई, ये सब एम्प्लॉयमेंट को जो है स्ट्रेंथन करने के बाद जो विषय है। और इसके साथ साथ में, जैसा मैं जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा कि ये बजट जो है प्रमुख रूप से युवाओं को, रोजगार को, एमएसएमई को और मिडिल क्लास को जो है समर्पित बजट है। अब अगर हम एमएसएमई सेक्टर को और अधिक स्ट्रेंथन करते हैं, उसको इंसेंटिवाइज करते हैं, उसको रियायत देते हैं, उसको सहूलियत देते हैं, उसको जो है हैंड होल्डिंग करते हैं, तो उससे जो रोजगार सृजन होगा हम जानते हैं। कृषि, एमएसएमई और उसके बाद में टूरिज्म, ये ऐसे विषय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाले सेक्टर्स हैं, जिनको स्ट्रेंथन करने की बात इस बजट में की गई। ये जो 500 टॉप कंपनीज में आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पिछले कुछ बजट्स और हमारे मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट है। इस तरीके से बजट को प्रेजेंट किया गया, और कल तो आपको पता है विरोध करने की तैयारी की। देखिए, विरोध करने का लोकतंत्र में उनका अधिकार है। विषय के साथ या बिना विषय के साथ में निरंतर वो विरोध करते आए हैं, लेकिन देश की जनता सब जानती है और पहचानती है। उन्होंने कितना विरोध किस किस विषय को लेकर के किए थे, थोड़ा पीछे घूम करके देखिएगा, आपके दर्शकों को निश्चित ही याद दिलाइएगा उनके विरोध कितने देश के हित में थे और कितने देश को चोट पहुंचाने वाले थे, देश के हितों के विरुद्ध थे। उसकी भी बात जरा अपने दर्शकों को पहुंचाइएगा। उनके विरोध का स्वागत है, विपक्ष में होने के नाते उनका धर्म है। लेकिन ये एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? चलिए, कुछ अच्छी योजनाएं अगर उनके मैनिफेस्टो में रही। विरोध किसी नहीं, मैं एक बात, मेरी बात समाप्त करने दीजिए। विरोध किसी सब्सटेंस को लेकर के हो तो उसका उस पर विरोध जो है वो जायज दिखता है। मैं एक बार की मान भी लूं, जहां वो एक तरफ कहते हैं ये पिछली योजनाओं का कंटिन्यूएशन है, तो हम तो कहते हैं कि हम कंटिन्यूटी में बजट दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा जो है 2014 से लेकर के हमारा कमिटमेंट है कि हम देश को सशक्त समर्थ भारत बनाएंगे। हमारा कमिटमेंट है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारा कमिटमेंट है कि हम देश को विकसित बनाएंगे। और हमारा ये भी कमिटमेंट है कि उसकी स्पष्ट सोच है कि उसका मार्ग जो है वो गांव गरीब किसान के घर से होकर के जाता है। अब 10 साल तक क्योंकि हम कंटिन्यूटी पे काम कर रहे हैं, तो हमारे बजट में कंटिन्यूटी दिखाई देती है। उनके सरकारों के समय में, यूपीए की सरकारों में, जब सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, तब रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में होता था, उनको खुश करने के लिए बजट में गाए बगाए चलते चलते परिवर्तन हो जाते थे, डीट्रैक हो जाते, तब उनको लगता है कि वो यूनिकनेस थी। तो ऐसी यूनिकनेस उन्हीं को मुबारक है। देश का जो नुकसान उसके चलते हुआ है, देश उसको अच्छी तरह से जानता पहचानता है। और अगर उनको लगता है कि उनके किसी घोषणा पत्र में से कोई विषय को सरकार ने और अधिक आगे बढ़ाया है, मैं आपसे और आपके दर्शकों से पूछता हूं कि वो विरोध करने का विषय है या धन्यवाद देने का विषय है? नहीं, जैसा उनका कहना है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। इस पर जवाब आप तमाम मसले दर्शक दे दें, उसको लेकर के आज अखिलेश यादव भी बोलते नजर आए। लेकिन खैर, आखिरी सवाल से मेरा आपसे, देखिए प्लीज देखिए, जिस व्यक्ति को गेहूं की बाली और बाजरे की फली दोनों में फर्क नजर नहीं आता ना, जान पहचान नहीं है, वो किसान की बात करे, यह शोभा नहीं देता। देश के कृषि क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन को, संकल्प को लेकर के सरकार जो काम कर रही है, इस बजट में भी क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स के बारे में बात की है, जो सबसे बड़ी चुनौती आज आपके मेरे सबके घर के दरवाजे पे क्लाइमेट चेंज आया है, वो दस्तक दे रहा है। 2 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ने की बात की है, ताकि उसकी लागत कम हो सके, पानी की बचत हो सके
और उनको ठीक प्लेटफॉर्म मिले सेल के लिए, विक्रय के लिए अपने उत्पाद की, उसकी चिंता की बात इस बजट में की गई है। वेजिटेबल प्रोडक्शन हम कर सकें, उसको इंक्रीज कर सकें, उसके क्लस्टर्स बनाने की बात बजट में की गई है। हमारे जो मरीन प्रोडक्शन है, हमारी श्रिम्प के प्रोडक्शन जिसका एक्सपोर्ट जो है 68,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, उसको इंसेंटिवाइज करने की बात की गई और सपोर्ट करने की बात की गई। लगता है तो ये अन्नदाता सब की आय उनको दोगुनी दिखाई अगला देता कोई कि लक्ष्य है कृषि सर, की कोई डेट समझ आप लोग जो है देंगे उनकी, अन्नदाता की उसमें- आय दोगुनी? देखिए उस दिशा में सरकार काम कर रही है। सरकार को निश्चित ही बहुत सफलता भरे हुए कदम और सफलता की अनुभूतियां उसमें हुई है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस पर और आगे काम करेंगे। निश्चित ही सरकार जिस दिशा में काम करेंगी, कृषि क्षेत्र का व्यक्ति होने के नाते, किसान होने के नाते और साथ साथ में भारत का कृषि मंत्री के नाते, राज्य मंत्री के नाते काम करने का अनुभव होने के नाते मैं कह सकता हूं कि किसी एक सरकार ने और प्रधानमंत्री ने, और केवल मैं नहीं कहता, डॉक्टर स्वामीनाथन जिनको रिपोर्ट की चर्चा होती थी, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि किसी एक सरकार ने अगर समग्र रूप से भारत के कृषि क्षेत्र की तरफ दृष्टि डालकर उसके उन्नयन के लिए काम किया है तो वो मोदी की सरकार ने किया है। और भारत के कृषि क्षेत्र की तरफ देखने का नजरिया जो हमेशा ही, क्योंकि हमारा देश फूड डेफिसिट नेशन था, तो जो प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच थी उसको बदल करके प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। देखिए विश्लेषण तो अभी आगे होगा, आप लोग जवाब भी देंगे, लेकिन एक बात के लिए तो मैं आपको जरूर बधाई देना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट जरूर, जो शेयर्स थे डिफरेंट शेयर्स वो जरूर गिरे, लेकिन एक जगह जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े शेयर्स थे उसमें उछाल देखने को मिला आज पर्यटन क्षेत्र में। ये एक ऐसी खबर सामने आई कि आप भी उसके लिए बधाई के पात्र हैं और बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए। फिलहाल